हेलो दोस्तों, नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो आज से हम डिस्कशन करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपीएससी के संविधान से, यानी कि जो भी हमारे पॉलिटी से जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो 1993 से लेके आपके 2022 तक जितने भी पेपर हैं हमारे, उन सबका हम विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सीरीज रहेगी हमारी। तो हम इसको सभी पेपरों को डिस्कशन पे करेंगे, यानी कि 1993 से लेके 2000 तक सभी पेपर का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पेपर है वो हमारा 1993 का पेपर है, यानी कि पहले हम 1993, 94, 95 सभी सनों के पेपर को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी का आने वाला है। तो उसके लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो बहुत ही हेल्पफुल होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि हमने आपके लिए लगा रखा है कि यूपीएससी का प्रीवियस पेपर जो हमारा रहेगा 1993 का प्रीवियस पेपर फुल डिस्कशन के साथ में हमारा रहेगा, यानी कि जितने भी प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए हैं यूपीएससी में 1993 में, उन सभी का हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न, तो आपका ये 1993 में का पेपर होगा हमारा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था। यानी पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था। हिंदू कोड बिल था, पेप्सू विनिमय विधेयक था आपका, यह भारतीय डाक संशोधन विधेयक था, यह दहेज प्रथा विधेयक था आपका। अगर हम बात कर लेते हैं कि दहेज प्रथा विधेयक क्या है, तो 20 मई 1961 को संसद में पारित किया गया था। 20 मई 1961 को पार्लियामेंट में पारित किया गया था दहेज प्रथा अधिनियम। तो दहेज प्रथा अधिनियम जो है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों हमारे क्या हैं, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है, अपराध है हमारे, यानी कि दहेज हम ले भी नहीं सकते और दहेज हम दे भी नहीं सकते। तो इसके लिए 20 मई 1961 में क्या हुआ था, दहेज प्रथा अधिनियम क्या हुआ था, हमारा पारित हुआ था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, जैसे हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल को 11 अप्रैल 1947 11 अप्रैल 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को क्या करा, पेश किया। यानी कि 11 अप्रैल 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या करा, हिंदू कोड बिल को पेश करा, जिसमें क्या करा, समर्थन किया सुचेता कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया ने। यानी कि इस बिल का समर्थन किए थे पट्टाभी सीतारमैया और आपकी सुचेता कृपलानी, दो व्यक्तियों ने इसमें क्या करा था, समर्थन किया था। तो हिंदू जो कोड बिल था ये क्या था आपका, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब वो वसीयत नहीं करा पाता है। जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु से पहले उसकी वसीयत हो जाती है, तो उसका जो वारिस होगा, जो वसीयतनामा में इसका नाम होगा, भाई उसका क्या होगा, वारिस होगा। तो हिंदू कोड बिल ये था कि हिंदू पुरुष और महिलाओं के अंतर्गत, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु वसीयत कराने से पहले हो आती थी, तो इन्हीं जो कानून थे, जो भी उनके दस्तावेज थे संपत्ति के अंतर्गत, उनको क्या किया गया, कानून में संहिताबद्ध करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसको 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या करा, प्रस्तुत किया था, जो इसका प्रस्ताव था उसको। तो इसका दो व्यक्तियों ने समर्थन करे, पट्टाभी सीतारमैया और आपके सुचेता कृपलानी। अगर हम सुचेता कृपलानी की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी। और अगर हम बात करेंगे पट्टाभी सीतारमैया को, तो आपके मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। यानी कि पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो आपकी वो सरोजनी नायडू होंगी। तो क्या था, पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो
आपके जयपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल मिला के 55 अधिवेशन हुए थे। जो अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 1948 में आपके जयपुर में हुआ था। उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पट्टाभी सीतारमैया ने, उसकी अध्यक्षता करी थी। और इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक को भी बनाया था, इसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक थी वो पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में लिखी थी। अगर और भी हम पट्टाभी सीतारमैया की बात करें तो 1939 में जब त्रिपुरी का जब अधिवेशन हुआ था तब क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को वहां पर हरा दिया था। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। और वहां पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरी आपके गुजरात में एक स्थित एक प्लेस है। तो ये हमारा 1939 का अधिवेशन था। तो पट्टाभी सीतारमैया का नाम जो है वो आपके इतिहास से जुड़ा हुआ है। ओके, अगर हम और बात करेंगे कि पेप्सू बिरला, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने सबसे पहले 1954 में जो राष्ट्रपति थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या करा, एक विनिमय विधेयक पास किया था जिसमें आपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। अभी हम समझेंगे कि आखिर वीटो पावर आपका होता क्या है। तो 1954 में किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एज ए राइट आंसर इसका होगा। ये आपके जो पूर्वी पंजाब जो था उसके अंतर्गत संघ राज्यों के लिए विधेयक आपके लाया गया था। ओके, अगर भारतीय डाक अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय डाक अधिनियम भारत के एक राष्ट्रपति थे 1982 से 1987 तक, यानी कि 1982 तक से 1987 तक भारत में एक राष्ट्रपति हुए थे जो हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जो हमारे हुए थे वो 1982 से लेकर 1987 के मध्य हुए थे। इन्होंने क्या करा था, भारतीय डाक अधिनियम को कानून बनाने से रोकने के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया था। यानी कानून बनाने से रोकने के लिए, भारतीय डाक अधिनियम को कानून ना बनाने से रोकने के लिए क्या करा था, वीटो पावर का प्रयोग किया था। अगर हम कहें कि भारतीय डाक अधिनियम किस राष्ट्रपति के द्वारा रखा गया तो 1986 में आया था। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो आप डेट को मेंशन करके हम निकाल सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय डाक अधिनियम जो आया था वो किसके समय में आया था, ज्ञानी जैल सिंह के समय में आया था। बोला संशोधन विधेयक था ये, तो भारतीय डाक अधिनियम 1986 आया था। अगर हम बात करते हैं कि आखिर वीटो पावर क्या होता है, तो वीटो पावर वह पावर होती है जो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जो होता है वो सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी कि अगर हम वीटो पावर की बात करेंगे तो वीटो पावर आपकी राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसमें कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जो है वो सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय नहीं देता है। यानी कि राष्ट्रपति उस पर कोई सलाह ना दे या कोई कार्रवाई ना करे तो हम उसको क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। यानी कि समझते हैं अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर कोई घोषणा, उस पर कोई सहमति नहीं देता है तथा पुनः संसद में वापस कर देता है या क्या होता है, या उसको एक अनिश्चित काल के लिए क्या करता है, लंबित कर देता है। यानी कि कोई निश्चित काल के नहीं होता है तो राष्ट्रपति ना तो सहमति देगा ना तो उस पर कुछ विचार करेगा और पुनः संसद में वापस कर देगा या अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकता है। ये हमारी क्या है, वीटो पावर है हमारी। तो वीटो पावर आपको समझ में आ गई होगी। वीटो पावर वो होती है जिस पर राष्ट्रपति के पास संसद की सहमति के लिए कोई बिल दिया जाता है और उस बिल पर राष्ट्रपति कोई कार्रवाई ना करे तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम वीटो पावर कहते हैं। तो धन विधेयक जो हमारा मनी बिल होता है, यानी कि जो हमारा मनी बिल होता है उस पर हम वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मनी बिल जो होता है वो भारतीय संविधान के 110 आर्टिकल में होता है। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देगा या नहीं देगा या उसे निश्चित काल के लिए लंबित कर देगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर आपके 111 में आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 111 में राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देगा या नहीं देगा या उसे निश्चित काल के लिए लंबित कर देगा, ये सब आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद
11 में आता है और धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता, ये आर्टिकल नंबर आपके 110 में आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसका प्रयोग 1924 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ओके, अगला जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होता यदि वह, यानी कि पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होगा, क्यों? वह स्वयं का प्रत्याशी, अगर वह स्वयं का प्रत्याशी होगा, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना शेष हो। निचले सदन का मतलब होता है आपकी विधानसभा, या हम इसको निम्न सदन भी कह सकते हैं। तुम्हारा उच्च सदन होता है वो होता है हमारा विधान परिषद। अगला ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया गया हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55 में आपके क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है आपका। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन संसद के भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि प्रत्येक राज्य में जितनी भी आपके विधानसभा हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य नहीं लेते आपके, जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं वही आपके लेते हैं। उसके बाद दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होता है, जो चुनाव होता है उसमें क्या करते हैं, शामिल होते हैं। अब दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आर्टिकल नंबर 55 हमको बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव कराएगा वो भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा, भारत का निर्वाचन आयोग आपका चुनाव कराएगा। और भारत का निर्वाचन आयोग जो भारतीय संविधान में जो टोटल हमारे 25 भाग हैं वर्तमान समय में, उसमें भाग नंबर 15 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग आता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय भी आपके आता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी बॉडी भी है। तो अगर इसके विवाद हो रहा है निर्वाचन में तो उसका जो निर्णय करेगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा। और उसके बाद जो दिल्ली और पांडिचेरी, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है, विधानसभाएं हैं आपकी। अब आपके जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया जा चुका है। तो विधानसभा का जो गठन करता है वो कौन करता है, तो आपका 240 आर्टिकल, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में क्या करता है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन कर सकता है, यानी कि विधायिका का गठन कर सकता है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वह विधायिका का गठन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 240 का हम प्रयोग करेंगे। तो भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता, यदि वह राज्य विधानमंडल का मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल में आपके विधानसभा और विधान परिषद आपके आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि उच्च सदन की बात कर रहा है, तो उच्च सदन जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका विधान परिषद होगा। तो विधान परिषद के जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है और विधानसभा का जो होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। अगर विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए हमको 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है और आपके विधान परिषद का लड़ने के लिए कितनी, 30 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु हमें
क्या होती है, होनी चाहिए, मैं न्यूनतम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च सदन का सदस्य हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस, यानी कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की? तो समाप्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की? पहला ऑप्शन है आपका डेवर आयोग, दूसरा है कालेकर आयोग, तीसरा आपका खेर आयोग और चौथा ऑप्शन है आपका राजमन्नार आयोग। तो बताइएगा आप क्या होगा इसका आंसर। अगर हम खेर आयोग की बात करेंगे तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। लेकिन प्रथम राजभाषा जो आयोग थी उसका जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था। और 1955 में जो इसके अध्यक्ष थे वो आपके थे बीजी खेर, इसके अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 343, जो आपको बता रहा है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि आपकी क्या होगी, देवनागरी होगी। ओके, ये भारतीय संविधान में जो राजभाषा है आपकी, वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में आपकी राजभाषा का गठन किया गया। अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि जो आपका निर्वाचन आयोग जो है वो भाग नंबर आपके 15 में है और भाग नंबर 17 में आपके क्या है, भाषाओं की चर्चा की गई, यानी कि राजभाषा की चर्चा की गई है। अगर हम बात करेंगे 1955 में पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो आपके सिटीजनशिप जो सबसे पहले आया था वो 1955 में आया था। तो हमने देखा कि प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था और बीजी आपके खेर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर हम बात करेंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राजमन्नार आयोग ने क्या करी, समाप्त करने की क्या करी, सिफारिश करी। तो राजमन्नार आयोग ने एक तो कहा आईएएस को समाप्त कर दो और एक कहा कि पीसीएस को पूरी तरह से क्या कर दो, समाप्त कर दो। राजमन्नार आपके तमिलनाडु से संबंधित है आयोग और इस आयोग का गठन किया गया था 1969 में। किस आयोग का गठन किया गया था, 1969 में। और ये क्या करती है, केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करता है, यानी कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध को भी स्थापित करेगा आपका राजमन्नार आयोग। उसके बाद इसने कहा था कि अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357 और अनुच्छेद 365 को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी कि आर्टिकल 356, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 357 और अनुच्छेद 365 को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी कि 356, 357 और 365 को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो अगर 356 की बात करेंगे तो 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है। यानी कि राष्ट्रपति शासन जो हमारा होता है वो किस में आता है, आपके 356 में आता है। राष्ट्रपति शासन जो हमारा आता है वो 356 में आता है आपका। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय उस राज्य का जो प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्य का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, आपका राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत हम कहते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है वो आपकी 3 वर्ष होती है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो प्रमुख होगा वो आपका कौन होगा, वो आपका राज्यपाल होगा, राज्य का प्रमुख। ओके, अगर 357 की बात करेंगे तो विधीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, कौन करेगा, यानी कि राष्ट्रपति अपनी विधीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। ओके, तो
तो 356 हमने सुना कि राष्ट्रपति का शासन है, लेकिन राज्य में प्रमुख कौन होगा, तो राज्यपाल आपके प्रमुख होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, राजमन्नार आयोग। नीचे दिए गए 4 युग्म नीचे दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्च आयुक्त के पद पर थे। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम बताओ जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्च आयुक्त के पद पर थे। अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन है एस राधाकृष्ण और जीएस पाठक, एस राधाकृष्ण, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर के नारायण और बीडी जत्ती यानी कि आर के नारायण। तो अगर हम सही आंसर की इसमें बात करेंगे तो आप बताइएगा क्या होगा। तब तक हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो अगर हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो भारत के प्रथम मुस्लिम व तीसरे राष्ट्रपति थे, आपके राष्ट्रपति थे, और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति की श्रेणी में आते हैं। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो पहले भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने 1962 से 1967, यानी कि 1962 से लेके 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे आपके, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। यानी कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो 1962 से लेके 1967 तक रहे, और भारत के प्रथम मुस्लिम व तीसरे राष्ट्रपति रहे, तो राष्ट्रपति रहे थे आपके 1967 से लेके 1969। अगर बात करेंगे तो 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करा। तो अगर प्रश्न बनता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके हैं। अगर हम बात करेंगे आर के नारायण की, तो आर के नारायण जो हैं आपके, वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे थे वो आपके रहे थे 1992 से लेके 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो 97 से लेके 2002 तक भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो हमने देखा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके कौन हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके थे। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 52 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद नंबर आपके किसमें किया गया है, अनुच्छेद नंबर आपके 52 में किया गया है। अगर हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो उपराष्ट्रपति जो आपको बताता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 जो है वो आपके राष्ट्रपति से संपर्क रखता है, और अनुच्छेद नंबर 63 जो है वो आपके उपराष्ट्रपति की चर्चा करता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर के नारायण, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बता रहा है कि ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और ना ही योजना आयोग। कह रहा है ना तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ना ही योजना आयोग। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग का सर्वागणी पुनः परीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत व राज्य स्वागत दोनों उपेक्षाएं की जा सकती है, कोई व्यक्ति
एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परंपरा अति व्याप्त नहीं है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा इसका सही आंसर होगा कि वित्त आयोग आपका जो है ना तो यानी कि संवैधानिक निकाय है और ना ही, तो अगर हम बात करते हैं कि वित्त आयोग आखिर है क्या, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग का क्या है, गठन किया गया है। तो वित्त आयोग का क्या करा गया है, गठन किया गया है। तो वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है कि राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जबकि योजना आयोग का सर्वांगीण विकास करता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि योजना आयोग जो करता है वो क्या करता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग व योजना आयोग दोनों का सदस्य हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि वित्त आयोग व योजना आयोग के कार्यों का निष्पादन की परंपरा अति व्याप्त नहीं है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका क्या है, सही है। तो इसमें जो आपका जो सही कथन है वो आपका है कि नहीं हो सकता, यानी कि नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एज ए राइट आंसर है आपका, कि ये जो आपका सदस्य है वो नहीं हो सकता, यानी कि सदस्य जो है वो हो सकता है आपका। ओके, तो आपको समझ में आया कि सदस्य जो है वो क्या हो सकता है, हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके कुछ गलत है। अगर मैं 5वें प्रश्न को देखता हूं, आगे बढ़ते हैं। सही कथन पूछ रहा है तो सही कथन पूछ रहा है तो सही कथन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी एज ए राइट आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मैं समझा कि नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि पहला संविधान आयोग, हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो आपका होता है, वित्त आयोग, अगर हम बात करेंगे वित्त आयोग की तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। तो वित्त आयोग जो है वो हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा क्या कराया जाता है, उसका गठन किया जाता है। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति उसका गठन पहले भी कर सकते हैं। तो वित्त आयोग की हम बात करेंगे तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है आपका। कैसा निकाय है आपका, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग आपका एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है, अर्ध न्यायिक निकाय भी है आपका वित्त आयोग। अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ये सलाहकारी निकाय भी है आपका। तो कुछ भारतीय संविधान में जो निकाय होते हैं वो 2 प्रकार के वैसे होते हैं, एक न्यायिक और अर्ध न्यायिक। यानी कि न्यायिक निकाय वो होते हैं जो नए कानून का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि न्यायिक निकाय हम उन्हें कहते हैं जो नए कानून का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अर्ध न्यायिक निकाय हम उन्हें कहते हैं नए कानूनों का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, बट जो बने हुए कानून है उन्हीं पर क्या करेंगे, उन्हीं पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी कि उन्हीं के प्रति क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपके। तो ये संवैधानिक निकाय है आपका। तो आपका ऑप्शन जो आपका पहला है वो क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका वित्त आयोग है इसका गठन राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक बार करते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो पहले भी कर सकते हैं। अब इसकी जो प्रकृति होती है वो सलाहकारी होती है। जरूरी नहीं है कि सरकार इसकी बातों को माने, ये सरकार पर निर्भर करेगा कि इसकी बातों को मानना है नहीं मानना है। तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान है आपके 280 अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा आपके क्या है, प्रदान किया गया है वित्त आयोग का। अगर हम और बात करते हैं तो वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष हैं वो आपके के.सी. नियोगी हैं, और दूसरे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं के शांतानम। तो के शांतानम यहाँ पर क्या है, आपके दूसरे अध्यक्ष हैं।
ओके, तो वित्त आयोग हमारा संवैधानिक निकाय है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो योजना आयोग की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1950 में। तो योजना आयोग को जो अंतिम मंजूरी देता था उसको हम कहते हैं एनडीसी, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो हम इससे शॉर्टकट में बोलते हैं एनडीसी। अभी हमने पढ़ा के शांतानम का नाम, तो के शांतानम ने एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद की उपमा से सम्मानित किया था, यानी कि इसको संज्ञा दी थी एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद की। तो ये क्या करता था, ये योजना आयोग के कार्यों को क्या करता, अंतिम मंजूरी प्रदान करता था। अब योजना आयोग की जगह हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है। तो नीति आयोग जो बना है वो हमारा 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। तो योजना आयोग में जो पहली योजना चलाई गई थी वो 1951 से 1956 तक चलाई गई, अंतिम 2012 से 2017 के मध्य चलाई गई थी। तो एनडीसी की अगर बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी 6 अगस्त 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हम जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर हम बात करेंगे बजट की तो आर्टिकल नंबर 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। जो हमारा बजट जो शब्द है वो भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका होता है। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया था, यानी कि बोल रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने किस प्रश्न पर विचार किया है। ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिकार दिया था, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयोगिता को बताया था, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निषेध तत्वों की अग्रता को बताया था, या प्रशासनिक सुधार की चर्चा की थी। आपको बताता है कि भारतीय संविधान में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 के अंतर्गत आई थी। और इन्होंने क्या करा था, 8 मूल कर्तव्यों को क्या करा था, भारतीय संविधान में शामिल करने की चर्चा की गई थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने क्या करा था, 8 की जगह 2 मूल कर्तव्यों को और बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, कि जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो जोड़े गए थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 10। लेकिन वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं वो आपके कितने हैं, 11। तो वर्तमान समय में 11 हैं। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, एक भी मूल कर्तव्य हमारा नहीं था। मूल कर्तव्य को हमने जोड़ा 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो आपके 10 कर्तव्य जोड़े हैं। तो मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था हमारे। ओके, अगर हम बात करेंगे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 51A आपका बताता है कि भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों का क्या करा गया है, उल्लेख किया गया है, जिसको हमने ग्रहण किया है सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से हमने क्या करा है, इसको ग्रहण किया है। तो सोवियत संघ से हमने ग्रहण करा है मौलिक कर्तव्यों को। अब मौलिक कर्तव्यों की जो वर्तमान समय में जो संख्या है वो आपकी टोटल मिला के कितनी है, 11 संख्या है आपकी मौलिक कर्तव्यों की। अगर हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक सुधार, तो प्रशासनिक सुधार के लिए 2 संगठन बनाए गए थे, एक तो पहला प्रशासनिक सुधार और एक दूसरा प्रशासनिक सुधार। तो जो पहला प्रशासनिक सुधार बनाया गया था वो बनाया गया था फर्स्ट टाइम में 5 जनवरी 1966 को, यानी कि 5 जनवरी 1966 को पहला प्रशासनिक आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। लेकिन मोरारजी देसाई कुछ दिनों के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए।
तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने के अध्यक्ष का नाम हटा दिया, यानी कि पहले जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए। तो उसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए वो हनुमतैया को इसका क्या करा गया, अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद में। तो हनुमतैया को अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले प्रशासनिक आयोग के 2 अध्यक्ष रहे थे। पहला प्रशासनिक जो आयोग था वो 5 जनवरी 1966 को स्थापित किया गया था प्रशासनिक आयोग, और जिसके अध्यक्ष बने थे मोरारजी देसाई। बट मोरारजी देसाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए कुछ दिनों के बाद। तो क्या हुआ कि हनुमतैया को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करेंगे दूसरे प्रशासनिक पहले प्रशासनिक आयोग में कुल सिफारिशें जो की गई थी वो 578 यानी कि 578 कुल सिफारिशों की चर्चा करी गई थी। यानी कुल सिफारिशें जो करी गई थी वो करी गई थी 578 कुल सिफारिशें यहां पर करी गई थी। ओके, यानी कुल सिफारिशों की संख्या जो थी वो 578 थी हमारे। तो कुल इतनी सिफारिशें करी गई थी। अब क्या था, सेकंड आयोग का गठन किया गया। तो सेकंड आयोग जो गठन किया गया था वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, जिनका नाम था वीरप्पा मोइली। तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक आयोग जो बनाया गया था वो 31 अगस्त 2005 को दूसरा प्रशासनिक आयोग बनाया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी वीरप्पा मोइली ने। तो वीरप्पा मोइली ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने वीरप्पा मोइली ने उसकी अध्यक्षता करी थी। ओके, तो हमने देखा कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयोगिता, ए इसका सही आंसर होगा। यानी कि सोरसिंग समिति जो थी वो आपके मौलिक अधिकारों से भी मौलिक कर्तव्यों से भी संबंधित थी। तो मौलिक अधिकारों की तो बात तो नहीं कर रहा है, प्रशासनिक सुधार से भी नहीं कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब को अधिकारिता दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक की बात कर रहा था। यानी कि भारत में राष्ट्रपति की बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें चर्चा कर रहा था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। एकल नागरिकता है। हमको सबको पता है कि एकल नागरिकता को हमने ग्रहण किया है आपके ब्रिटेन से। तो ये तो अमेरिकी परिसंघ में है नहीं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। नगर पालिका की द्वितीयता है। यह संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघ का उच्चतम न्यायालय है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, आप बताइएगा। अगर हम बात करेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एकल नागरिकता को हमने कहां से ग्रहण करा। तो एकल नागरिकता को जो हमने ग्रहण किया है वो आपके ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो ब्रिटेन से हमने और भी चीजों को ग्रहण किया, जैसे आपका भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो गया, आईएएस के पद को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपकी क्या हो गई, यानी कि हम बात कर लेते हैं थोड़े से एलिमेंट्स, यानी कि अमेरिका से आखिर हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका से सबसे पहले हमने लिया है मूल अधिकारों को, जिनको हम मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट लिया है वो लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से लिया है। उसके बाद उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया को भी हमने यहीं से लिया है।
और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने यहीं से लिया है, यानी कि अमेरिका से लिया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, और जो हमारा अंतिम बिंदु जो बैठता है वो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया को भी हमने यही से ग्रहण किया है। तो कुछ 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मूल अधिकार हो गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया हमने शामिल की गई है वो आपकी कहां से की गई है, वो आपकी अमेरिका से हमने ग्रहण की है। अगर हम बात करेंगे संविधान में सूचियां, तो आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था तो सूचियों की संख्या, जो अनुसूचियों की संख्या जो थी वो आपकी कितनी थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करके कुल मिला के अब जो सूचियों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई है, वो आपकी हो गई है 12। तो हम बात करते हैं कि किस अनुसूची में, तो भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची नंबर जो हमारी 7 है उसमें 3 सूचियों का विवरण है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो जो हमने समवर्ती सूची जो ली है, जो हमने समवर्ती सूची ली है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची जो हमने ली है वो किसके संविधान से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने, यानी कि भारतीय संविधान की जो 3 सूचियां हैं उनमें से हमने समवर्ती सूची को जो लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने कहां से ली है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। उसके बाद हमने व्यापार व वाणिज्य की समागम की स्वतंत्रता भी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। यानी कि व्यापार व वाणिज्य की जो हमने स्वतंत्रता है वो आपके कहां से ली गई है, वो आपके ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 13, भारतीय संविधान के भाग नंबर 13 में व्यापार व वाणिज्य की समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो भाग नंबर 13 जो है वो आपके किससे संबंधित है, यानी कि वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघ में उच्चतम न्यायालय, यानी कि ये क्या है, आपके समान है। तो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय और भारत का उच्चतम न्यायालय क्या है, समान है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अभी हमने पढ़ा कि समवर्ती सूची क्या होती है, तो आपको अब डिटेल में हम पढ़ाते हैं कि समवर्ती सूची की चर्चा हम कैसे करेंगे। तो करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो आपकी 3 सूचियों का विवरण है। जैसे आपकी यूनियन सूची हो गई, यानी कि संघ सूची हो गई, उसके बाद आपकी हो गई राज्य सूची, और फिर आपकी हो गई समवर्ती सूची। फिर हो गई हमारी समवर्ती सूची। तो आपके ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, लोक स्वास्थ्य है, या आपका स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति आय है, निखात नीति है आपकी। तो इससे पूछ रहा है कि समवर्ती सूची के कौन से अवयव होंगे इसमें। तो समवर्ती सूची, तो भारतीय संविधान में इन तीनों सूचियों का जो विवरण आता है हमारे, वो अनुच्छेद नंबर 246 के अंतर्गत आता है। यानी कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सभी सूचियों का विवरण दिया गया है, जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या करती है, विभाजन करती हैं। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। ओके, तो शक्तियों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि
कौन से जो आपके विषय होंगे वो समवर्ती सूची में होंगे, तो आपको बताते हैं सिर्फ परिवार नियोजन। आपके ऑप्शन में भी है परिवार नियोजन हो गया आपका, सामाजिक नियोजन हो गया आपका, आर्थिक नियोजन हो गया आपका, आर्थिक नियोजन हो गया। यानी कि जैसे आप परिवार नियोजन को समझिएगा तो के संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर सिर्फ संघ कानून बनाती है, राज्य सूची में वो विषय आते हैं इस पे राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में वो दोनों विषय आती हैं इस पे आपके राज्य और संघ दोनों कानून बनाती है। जैसे फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन हो गया, तो परिवार नियोजन के लिए आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों योजना चला रही हैं। आर्थिक नियोजन के लिए आपकी दोनों सरकारी योजना चलाती हैं, तो उसके अंतर्गत जब हम रखेंगे तो किस में रखेंगे, आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे आपका और हो गया कारखाने हो गए आपके समवर्ती सूची में आते हैं, समाचार पुस्तकें आपकी समवर्ती सूची में आती हैं। अगर और हम बात करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण जो होता है वो भी आपकी किस में आता है, समवर्ती सूची में आपके आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए एज ए राइट आंसर होगा। लोक स्वास्थ्य को देखते हैं, स्वच्छता को देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं और निखात को देखते हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं आपके वो आपके किस में आएंगे, आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आपके जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपके सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पुलिस हो गया आपका, उद्योग हो गया, ये भी सब आपके किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। जैसे एमपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं संघ, तो आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपके संघ के अंतर्गत आएगा। जो आपका रक्षा है यानी कि जो आपका डिफेंस है वो आपके किसके अंतर्गत आएगा, संघ के अंतर्गत आएगा। रेलवे किसके अंतर्गत आएगा, संघ के अंतर्गत आपके आएगा। जनगणना किसके अंतर्गत आएगा, तो जनगणना आपके संघ के अंतर्गत आएगा। ऐसे कुल मिला के बहुत सारे विषयों की क्या करी गई है, चर्चा करी गई है भारतीय संविधान में। जैसे आपका आरबीआई हो गया, पासपोर्ट और वीजा आपका हो गया, ये सब की सूची में आएंगे, आपके समवर्ती सूची में आएंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस आपका हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, बीमा हो गया आपका, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, आपके समवर्ती वो संघ सूची में आएंगे। तो हमने जो समवर्ती सूची को लिया था वो कहां से लिया था, आपके ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया था। तो आर्टिकल नंबर 246 में चर्चा की गई है कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का क्या करा जाएगा, विभाजन किया जाएगा। तो भारतीय संविधान की 12 सूचियों में जो 7 नंबर की सूची है उसमें हमारी 3 सूचियों की क्या करी जा रही है, चर्चा की जा रही है। यानी कि शेड्यूल है 7 शेड्यूल में 3 सूचियों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका। आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही आंसर है आपका। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो अपना पद छोड़ना होगा। आप बताइएगा क्या सही है, मैंने सही बोला है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन की बात कर रहा है, गलत की बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि कथन इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें यही सही है कि जो स्पीकर होता है वो अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसको देता है, आपके उपाध्यक्ष को देता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का प्रश्न था, तो उपाध्यक्ष को क्या करेगा, आपको देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष आखिर होता है तो आखिर होता कैसे। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो चुनाव की जो तारीख होती है वो आपका कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, देखिए चुनाव की तारीख, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष के पद की चुनाव की तारीख को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो कभी भी शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कभी भी शपथ ग्रहण नहीं कर सकता है। तो भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद नंबर, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 93 हमको बताता है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा करता है। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 93 है उसमें देखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा की जाती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो होगा वो आर्टिकल नंबर 93 के अंतर्गत होगा। जो अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा आपको इस्तीफा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं हो सकता, ये कथन गलत है, यानी कि ऊपर के जो तीनों कथन है वो गलत है। तो सही कथन पूछा है, तो जो त्यागपत्र होगा वो किसको देगा, वो पूरी तरह से किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को ही आपका त्यागपत्र देगा पूरी तरह से। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम दोनों न्यायालय की अधिकारिता में आता है। केंद्र व परस्पर विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन के संरक्षण से संबंधित होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो। अगर हम बात करेंगे कि कौन सा जो उच्चतम न्यायालय जो होते हैं हमारे, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो आपकी कितनी है, 25, और उच्चतम न्यायालय की जो संख्या है वो आपके कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय गठित किया गया था वो कहाँ किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपका बन गया। तो सबसे पहले अधिनियम 1861, तो अधिनियम 1861 के तहत 3 राज्यों में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो उच्च न्यायालय है वो आपके कोलकाता में स्थापित किया गया था, उसके बाद बॉम्बे में स्थापित किया गया था, और उसके बाद स्थापित किया गया था मद्रास में। तो भारत का सबसे पुराने अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1862 को, 1 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना हुई थी आपके बॉम्बे की, और 15 अगस्त 1962 को स्थापना जो हुई थी वो आपकी मद्रास की हुई थी। और चौथा जो उच्च न्यायालय बना था वो बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बना था वो प्रारंभ में बना था आपके आगरा में। उसके बाद 1869 में इसको स्थानांतरित कर दिए इलाहाबाद। तो जो उत्तर प्रदेश का जो प्रारंभिक हाई कोर्ट था वो आपके आगरा में था 1866 में। उसके बाद में 1869 में जब हाई कोर्ट बन गया तो कहाँ बन गया, आपके इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था 3 वर्षों के बाद में। उच्चतम न्यायालय जो है आपके वो कितना है, वो भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय है। तो उच्चतम न्यायालय जो होता है, हमारा आंसर जो सही होगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अब हम बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट बोल लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोल लेते हैं इसको। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मौलिक अधिकारों का, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाना पड़ेगा। और अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमें आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करना होगा। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 32, अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हमें 226 अनुच्छेद का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में पावर किसके पास ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक में जो सबसे ज्यादा पावर है आपके, वो हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट की पावर कम है। तो एक भी क्वेश्चन आपका बनता है कि हाई कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के संरक्षक में, यानी कि हाई कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या है, कम है। तो आपका कम और अधिक का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन सकता है। तो अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, और अगर हम जाएंगे आपके अनुच्छेद नंबर 32 में
तो हम सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग करेंगे। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है और संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत भी कहा है। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत भी हम कहते हैं इसको, जिसके अंतर्गत 5 रिटों का समावेश है, यानी कि जिसके अंतर्गत 5 रिटें हैं। तो रिटों का मतलब होता है आदेश देना, यानी कि 5 रिटों की चर्चा करी गई है जिसका मतलब होता है आदेश देना। और रिटों को हमने भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या करा है, ग्रहण किया है। तो रिटों की चर्चा की गई है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी रिटें हैं, तो हमें पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपके, परमादेश है, प्रतिषेध है आपकी, अधिकार प्रक्षा है आपकी, और अगर हम बात करेंगे तो आपकी उत्प्रेषण है। हम इसको डिटेल पार्ट में समझेंगे कि ये रिटें जो आपकी होती हैं ये कौन कौन सी आपकी रिटें होती हैं, कैसे प्रयोग की जाती हैं हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो हाईकोर्ट की पावर ज्यादा है मौलिक अधिकारों के संरक्षण में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। अगर हम बात करेंगे तो हमने मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है, आपके USA के संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो भारतीय संविधान भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है हमारे। तो मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 32 का प्रयोग करेंगे। और अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हम आर्टिकल नंबर 226 का प्रयोग करेंगे। लेकिन पावर मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में आपकी हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है अकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि दल बदल विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में ही अधिनियम बना दिया गया था। 1979 में अधिनियम बना दिया गया था दल बदल कानूनी। अगर हम बात करेंगे दल बदल तो आपकी 10वीं अनुसूची, मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान में आपकी टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान जब बना था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी आपकी, तो अनुसूचियों की संख्या आपकी 8 थी। तो आपकी जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से है, विरोधी कानून से है। तो 1979 में जिसको बना दिया गया था कानून वो आपका राज्य था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने बना दिया था। तो 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया था। तो ऐसा करने वाला 1979 में ऐसा करने वाला राज्य आपका था वो क्या था, आपका पश्चिम बंगाल राज्य था हमारा। अगर हम संशोधन की बात करेंगे तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके भाग नंबर 20 में है। तो भाग नंबर 20 में आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिससे आपका जो अनुच्छेद संबंधित है वो 368। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहती है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में अनुच्छेद 368 काम नहीं करता, यानी कि मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है भारतीय संविधान के। अगर हम बात करेंगे आखिर संशोधन की प्रक्रिया को हमने ग्रहण कहां से किया है, तो ग्रहण किया आपके दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या करा है, ग्रहण किया है। यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ग्रहण की है, आपके दक्षिण अफ्रीका से हमने उस प्रक्रिया को क्या करा है, ग्रहण किया है। ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो हमारे है वो 79 से ही लागू कर दिया गया था पश्चिम बंगाल में। कर बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ओके, हमारे आंसर है बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि बोल रहा है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता। संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है।
संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। पूछ रहा है कि बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि सही नहीं है, तो संसद जो होती है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में कर की वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद जो होती है उसको अगर हम संचित निधि में से रुपए निकालेंगे तो संसद की अनुमति के बिना उसमें हम रुपए नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारा बजट आखिर है क्या। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि बजट जो है इसे भारतीय संविधान में वित्तीय वार्षिक विवरण कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में बजट को वित्तीय वार्षिक विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान में जो हमारा बजट है उसको हम कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण की श्रेणी में उसको हम रखते हैं। तो हमारा बजट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है आपका बजट। ओके, तो हमारा जो बजट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो बजट के निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता। तो बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है। राइट आंसर है हमारा। संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। अगर संसद कोई कर लगाती है तो वो अकेले नहीं लगा सकती जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। ना ही किसी कर में क्या कर सकती है, हमारी वृद्धि कर सकती है। तो वित्तीय वार्षिक विवरण जो हमारा होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यानी कि ये जो सेंटेंस है दोनों एक ही टाइप्स हैं। ना तो कोई कर लगा सकता है, ना ही उसमें क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। तो राष्ट्रपति की सहमति क्या होगी, जरूरी हमको होगी। ओके, अगर हम और बात कर लेते हैं तो आपकी संचित निधि की अगर हम बात करते हैं तो संचित निधि जो आती है वो आपकी आती है अनुच्छेद 266 ए में। अगर हम बात करेंगे संचित निधि की तो संचित निधि से जैसे भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन व भत्ते मिलते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति, यूपीएससी के अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन व भत्ते किससे मिलते हैं, 266 यानी कि भारत की संचित निधि से मिलते हैं। बट इसमें एक फैक्ट ये है कि संचित निधि से अगर हमें रुपए निकालना है तो हमें संसद की अनुमति आवश्यक होगी। लेकिन हमें अगर इन लोगों को वेतन देना है तो उसमें जो संसद की आवश्यकता होगी वो नहीं होगी। तो संचित की निधि से अगर हम रुपए निकालते हैं तो हमको आवश्यक होगी संचित निधि की, यानी कि संसद की जो आवश्यकता होगी, संसद की अनुमति हमको प्राप्त होगी, तभी हम उसमें से क्या कर सकते हैं, रुपए को निकाल सकते हैं। अन्यथा उसमें से हम रुपए को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को वेतन देने के लिए भारत की संचित निधि से रुपए निकालने की आवश्यकता, जो आपके वेतन जो होगा उसमें संचित निधि पर कोई भी संसद का नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें संचित निधि से रुपए निकालना है तो संसद की आवश्यकता होगी, बट किसी को वेतन देना है तो संसद की आवश्यकता नहीं होगी। तो भारत की संचित निधि है वो आपकी आर्टिकल नंबर 266 ए में है, भारत की संचित निधि। तो कुछ लोगों को इससे वेतन मिलता है, भत्ते भी मिलते हैं, उनकी पेंशन भी इसी से निर्धारित की जाती है। तो भारत की एक और निधि होती है जिससे हम कहते हैं आकस्मिकता निधि, जो हमारी आती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267 ए में। ये क्या होती है, अगर राष्ट्र जब संकट में होता है, राष्ट्र जब संकट में होता है तो इस निधि का प्रयोग किया जाता है। जब राष्ट्र संकट में होता है तो इस निधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम भारतीय संविधान के 267 ए में रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि संचित निधि है हमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी एज ए राइट आंसर। कह रहा है कि सूची ए सूची बी का सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को पता भी होगा। कह रहा है कि मूल अधिकार हमने किससे लिए हैं, तो मूल अधिकार अभी मैंने आपको बताए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिए हैं, तो आपका पहला हो गया ये। कह रहा है भारत की संसदीय पद्धति जो हमने ली है वो कहां से ली है, यूके से ली है हमने, ये आपका हो गया 2। कह रहा आपातकालीन जो उपबंध हैं वो हमने कहां से लिए हैं, वो हमने जर्मनी से लिए हैं, ये हो गया आपका 3। और राज्य की नीति निषेधक तत्व जो हमने लिए हैं वो आपके कहां से लिए हैं, आयरलैंड से हमने लिए हैं, यानी कि ये हो गया 4। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो आपका हुआ 2, 1, 4 और 3। देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो 2 यानी कि 2143 हमारा राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए हम बात करते हैं कि हमने जो आपातकालीन जो उपबंध की चर्चा की गई है वो आपके जर्मनी के संविधान से की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 18, भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। तो भाग नंबर 18 में आपके क्या है, उपबंध है। अभी हमने भाग नंबर 20 को देखा था, तो उसमें संशोधन की क्या है, आपकी प्रक्रिया है। नीति निषेधक तत्व जो हमने लिए हैं वो कहां से लिए हैं, हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निषेधक तत्वों को लिया है। तो आयरलैंड से आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी हमने ली गई है और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन भी हमने लिया है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को ग्रहण किया है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हमने कहां से लिया गया है, तो हमने आयरलैंड से हमारे लिया है। और नीति निषेधक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति तत्वों को भी हमने कहां से लिया है, तो हमने वो भी आपके कहां से लिए हैं, वो भी आपके आयरलैंड से हमने लिए हैं। ओके, कह रहा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, यानी कौन से कथन सत्य हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कह रहा यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। ऑप्शन है आपका 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, ए बी सी, यानी कि तीनों आपके आंसर होने चाहिए। तो कौन सा आंसर है, तो संविधान सभा के बारे में बात कर लेते। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 फरवरी 1946 को। और कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके ब्रिटेन में, लेकिन भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, वो करी थी 16 मई 1946 को। क्या करी थी, उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और आपके थे ए.बी. अलेक्जेंडर। इनकी 3 सदस्य थे यहां पर हमारे। पैथिक लॉरेंस हो गए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए और ए.बी. अलेक्जेंडर आपके 3 सदस्य हो गए। तो 19 फरवरी 1946 को जब स्टैब्लिश हुआ था तो ब्रिटेन में स्टैब्लिश हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो था उसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एमन रॉय के मन में आया था। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एमन रॉय के मन में आया था, संविधान सभा के गठन का विचार। उसके बाद प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया का फलरूप थी, यानी कि एक कथन जो है हमारा सही है। वयस्क मताधिकार, मतदान की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया।
तो आज हमारी वोट डालने की जो आयु है वो कितनी है आपकी 18 वर्ष है। तो ऐसा करा गया था 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन इसे लागू किया गया था 1989 से। क्या था? प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, बिल्कुल गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, तो निकाय तो था ही नहीं, बहुदलीय क्या था, बहुत कम लोग शामिल थे इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, संविधान सभा में कार्य करने के लिए कई सारी समितियां थी। तो जो हमारे आंसर होंगे वो 1 और 4, यानी कि राइट आंसर आपका 1 और 4 होगा। ओके, तो हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो आया था वो आपके कहां पर आया था? लंदन में स्टैब्लिश हुआ था। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के वो थे क्लाइमेट एटली। यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारे आंसर हो गए आपके, यानी कि ये हमारी आंसर की है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, और आप लगाइएगा खुद से, आप खुद से लगाइएगा इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम पर आपको 1994 के पेपर डिस्कशन के साथ में मिलेंगे, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो क्लास है उसको आप शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर है इस वक्त में। ठीक है, आने वाला यूपीएससी एग्जाम जो हमारा 23 का एग्जाम होगा यूपीएससी के लिए, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको 1994 के नए सेट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।